Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we are going to analyze 7th March 2023 newspaper. प्लीज नोट, आज की एनालिसिस सत्यजीत सर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फैमिली में कुछ इमरजेंसी हुई है और इसी की वजह से आज की रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं। इससे पहले बिफोर बिगिन कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। आप पीडीएफ वर्जन टुडेज न्यूज़पेपर का डाउनलोड कर सकते हैं इस एनालिसिस का, जिस लिंक को कमेंट सेक्शन में दिया होगा उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के जो टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं वो होंगे जीएस पेपर 2 के 2 टॉपिक और जीएस पेपर 3 से 2 टॉपिक यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर्ट मार्शल प्रोविजन। ये जो हमारा पहला टॉपिक है ये हमारे सिलेबस के लिए जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कोर्ट मार्शल क्या होता है। देखिए, कोर्ट मार्शल एक टाइप का मिलिट्री कोर्ट एस्टैब्लिश होता है और जिसमें आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं उनको ट्राई करा जाता है, उनके ऊपर केस चलाया जाता है और उन ऑफेंसेस के लिए केस चलाया जाता है जो कि मिलिट्री लॉ में ऑफेंस अगर उन्होंने कुछ करे होते हैं उनके लिए केस चलाया जाता है। तो उसको सरल भाषा में बोले कि जो मेंबर्स होते हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी जो नेवी होती है, आर्मी, एयरफोर्स, इनके जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स के ऊपर केस चलाने के लिए, उन्होंने अगर कुछ गलत काम करा हुआ है उनके ऊपर केस चलाने के लिए जो कि बनाया जाता है वो कोर्ट होता है, मिलिट्री कोर्ट बनाया जाता है। और जब उस मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करा जाता है, उनके ऊपर केस चलाया जाता है, तो उसी को ही कोर्ट मार्शल बोल दिया जाता है। कोर्ट मार्शल जो होता है उसमें मिलिट्री ऑफिसर्स ही होते हैं जो जज भी होते हैं और ज्यूरी भी होते हैं। अपने देश में कोर्ट मार्शल से रिलेटेड जो लीगल प्रोविजन है उसमें आर्मी एक्ट है 1950 का, नेवी एक्ट 1957 का और एयरफोर्स एक्ट 1950 का है। और ये तीनों ही एक्ट रिस्पेक्टिव सर्विसेज के लिए होते हैं। आर्मी एक्ट इंडियन आर्मी के लिए, नेवी एक्ट इंडियन नेवी के लिए और इंडियन एयरफोर्स एक्ट जो एयरफोर्स एक्ट है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए होता है। अब जरा देख लेते हैं कि अपने देश में कितने डिफरेंट काइंड के कोर्ट मार्शल होते हैं। तो अपने यहाँ तो एक जनरल कोर्ट मार्शल होता है, ये हाईएस्ट लेवल का मिलिट्री कोर्ट बनाया जाता है इंडिया में और इसमें जो हाईएस्ट लेवल के ऑफेंसेस होते हैं उन्हीं को ही ट्राई करा जाता है। जो बहुत ही सीरियस ऑफेंस होते हैं उनको ट्राई करा जाता है, जिसके लिए डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। इसके अलावा जो ऑफेंसेस उतने सीरियस नहीं होते हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल बनाया जाता है, लेस सीरियस ऑफेंसेस के लिए। एक और हमारे यहाँ पर कोर्ट मार्शल होता है जिसको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल बोला जाता है। इसमें किसी भी ऑफेंस को ट्राई करने के लिए बनाया जा सकता है जो कि एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशंस में ही करे गए हो। एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशंस का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर मिलिट्री ने या किसी अपने देश की सर्विस ने कोई एक्टिव ऑपरेशन करा हो, उस दौरान अगर किसी से कुछ गलती हुई हो, कुछ गलत काम हुआ हो, उसको ट्राई करने के लिए फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल बनाया जाता है। यहाँ पर हम लोग जब कोर्ट मार्शल्स के बारे में समझ रहे हैं तो एक बार जरा प्रेसिडेंट की जो पावर होती है कोर्ट मार्शल पर उसको भी समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स होती हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा हमारे देश का आर्टिकल 72 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंट को ग्रांट करता है पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, पनिशमेंट की पावर देता है, पनिशमेंट फॉर सेंटेंस की पावर देता है और वो कोर्ट मार्शल के लिए भी वैलिड होता है। तो हमारे देश का आर्टिकल जो 72 है वो प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर देता है और ये पार्डनिंग पावर जो होती है ये कोर्ट मार्शल भी अगर किसी सेंटेंस को देती है उसके लिए भी वैलिड रहती है। और अब जरा समझ लेते हैं कि क्यों कोर्ट मार्शल न्यूज में है। हम अभी हाल ही के दिनों में कैप्टन भूपेंद्र सिंह जो है आर्मी के, इनका कोर्ट मार्शल करा है और इनका कोर्ट मार्शल करा गया है इसलिए क्योंकि इन्होंने इनकी जो पावर्स थी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में उनको इन्होंने एक्सीड कर दिया है। और ये इन्होंने करा था कि आमशीपुरा जम्मू एंड कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें 2020 में 3 लोगों की किलिंग हुई थी और वो बोला गया है कि वो एक स्टेज्ड किलिंग थी। स्टेज्ड किलिंग का मतलब है कि जो एक्चुअली नहीं हुई है किसी ऑपरेशन में, रादर उनको पकड़ करके ऐसे ही मार दिया गया और बोला गया कि ये लोग तो टेररिस्ट थे और उनको मार दिया। तो ये आमशीपुरा का इंसिडेंट है 2020 का जम्मू एंड कश्मीर में और उसी सिलसिले में इन जो कैप्टन भूपेंद्र सिंह है इनका कोर्ट मार्शल हुआ है क्योंकि बोला गया है कि इनको जो पावर मिली हुई है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में उन्होंने एक्सीड कर दिया है और गलत तरीके से 3 लोगों की उन्होंने मौत कर दी है।
तो ये इसलिए ये न्यूज में है। इसके लिए आप एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, आप इसको भी आप इसको आंसर कर सकते हैं और इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कोर्ट मार्शल की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस 7 मार्च 2023 को होता है और इसके जरा हम लोग समझ लेते हैं कि जन औषधि का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, जन औषधि जो है इसको स्टार्ट करा गया था, जन औषधि कैंपेन को 2008 में स्टार्ट करा गया था और इसको स्टार्ट करा था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आता है। अब देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव था जन औषधि कैंपेन का, या जिसको आप पीएम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जिसको बोला जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव था कि कम से कम दाम पर आम जनता के लिए मेडिसिन को अवेलेबल कराया जा सके। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में जो मेडिसिन पर होने वाला खर्चा होता है एक आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा होता है। अलग अलग रिपोर्ट्स आई हुई है, नीति आयोग की रिपोर्ट है और प्राइवेट रिसर्चेस हैं, उन्होंने पॉइंट करा है 40 से 60% जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है लोगों का हेल्थ पर, वो मेडिसिन में ही जाता रहता है। अलग अलग रिपोर्ट्स में ही अलग अलग नंबर है। और यहाँ पर इस अपनी जो कैंपेन है, हमारे देश की सरकार की जो कैंपेन है, इसके थ्रू ये ट्राई करा गया है कि मार्केट में जिस दाम पर मेडिसिन मिलती है उससे 50 to 90% कम दाम पर मेडिसिन को अवेलेबल कराया जा सके आम जनता के लिए। इसके लिए जगह जगह पर जन औषधि केंद्र खोले जाते हैं, या जिनको जन औषधि स्टोर्स बोला जाता है। अभी तक 8675 ऐसे जन औषधि स्टोर्स खोले जा चुके हैं और जो 7 मार्च को जन औषधि दिवस सेलिब्रेट करा जा रहा है, उसका भी ऑब्जेक्टिव है कि जनता के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना कि वो ज्यादा से ज्यादा जन औषधि केंद्र में विजिट करे, जन औषधि स्टोर्स में विजिट करे और अपनी सारी दवाइयां वहीं से ही लिया करें। अब जरा इतनी सब बातें कर रहे हैं जन औषधि परियोजना के बारे में, तो समझ लेते हैं इनको कौन चला रहा होता है। तो ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज इन इंडिया, जिनको बीपीपीआई भी बोलते हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की। और ये जो बीपीपीआई है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर स्टैब्लिश करा गया है और इनका काम होता है कि जन औषधि स्टोर्स के लिए कोऑर्डिनेटेड तरीके से प्रोक्योरमेंट करना, बल्क में प्रोक्योर करना मेडिसिन को, जिससे कम से कम दाम पे मेडिसिन को खरीदा जा सके, उनकी सप्लाई करना और मार्केटिंग करना ऐसे ड्रग्स का, ये इनका काम होता है। देखिए, एक चीज यहाँ पर समझिएगा, जो जन औषधि केंद्र होते हैं, यहाँ पर जो ब्रांड आपका डॉक्टर लिखता है एग्जैक्टली वही नहीं मिलता है, लेकिन उसी कॉम्पोजिशन का, उसी चीज का जो ब्रांड लिखा है उसमें, उसी कॉम्पोजिशन का जो जेनेरिक मेडिसिन होता है वो मिलता है। देखिए, एक होता है ब्रांड नेम किसी मेडिसिन का और एक होता है उसके अंदर ड्रग कौन सा है। तो डॉक्टर्स जनरली ब्रांड नेम लिख दिया करते हैं, लेकिन जन औषधि केंद्र पर जब आप जाएंगे तो उसी ब्रांड नेम का जो ड्रग है, जो ड्रग किसी दूसरी मेडिसिन में हो सकता है, जो कम दाम पर होती है, ऐसी मेडिसिन को जेनेरिक मेडिसिन बोला जाता है, वो अवेलेबल यहाँ पर कराई जाती है। इसीलिए यहाँ पर जगह जगह पर टर्म्स यूज करा है कि जन औषधि स्टोर्स में जेनेरिक ड्रग्स अवेलेबल कराए जाते हैं, ये टर्म्स यूज करा हुआ है। अभी तक हमारे देश में जन औषधि स्टोर्स जो है वो जगह जगह पर खोले जा सके, मोर देन 8000 ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। और लेटेस्ट अपडेट उसमें ये है कि अभी के टाइम पर जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी अवेलेबल करा दिए गए हैं जन औषधि स्टोर्स में। और जो फार्मासिस्ट जो बैठा होता है जन औषधि स्टोर पर, आदमी जो ऑपरेट करता है और जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देख करके आपको मेडिसिन देता है, उसको बोलते हैं स्वास्थ्य के सिपाही, उसको बोला जाता है स्वास्थ्य के सिपाही, आई एम सॉरी, उसको स्वास्थ्य के सिपाही उसको बोला जाता है। और इंडिया 7 मार्च को सेलिब्रेट कर रहा है जन औषधि दिवस, जिसका ऑब्जेक्टिव है पॉपुलराइज करना, अवेयरनेस क्रिएट करना। और 2023 में इंडिया 5th जन औषधि दिवस जो है उसको सेलिब्रेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारी न्यूज है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि इंडिया ने प्रपोज करा है, इसके बारे में। देखिए, आपने सुना ही होगा, लास्ट ईयर ये न्यूज में था कि जो 7 बिग कैट्स होती हैं, विच आर टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा को कूगर भी बोला जाता है, जैगुआर, चीता, इनमें से ये 7 जो बिग कैट्स होती हैं, बड़ी बिल्ली,
इन 7 बिग कैट्स में से 5 बिग कैट्स अब इंडिया में आ चुकी हैं। इंडिया में टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड ये पहले से ही मिलते थे और अब चीता को भी हम ले आए हैं, तो हमारे पास में 7 में से 5 जो हो गई हैं बिग कैट आ गई हैं। और इसी सिलसिले में दुनिया भर में बिग कैट्स को सपोर्ट करने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए और उनके कंजर्वेशन के लिए काम करने के लिए हमारे देश की सरकार ने प्रपोज करा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसमें बोला जा रहा है कि बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करा जाना चाहिए और उसके लिए 5 साल तक का सपोर्ट देने की बात करी गई है और साथ ही साथ $100 मिलियन फंडिंग की भी बात करी गई है। ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एक मेगा ग्लोबल अलायंस बनाने के लिए प्रपोज करा जा रहा है, जो कि प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा। 7 मेजर बिग कैट्स इनके लिए काम करेगा। इन सातों बिग कैट्स में एक बार जरा देख लेते हैं सबसे बड़ी बिग कैट कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी बिग कैट यहाँ पर टाइगर होती है और सेकंड लार्जेस्ट जो होती है वो लायन होती है यहाँ पर बिग कैट। और आइडियली इनमें से जो कैट फैमिली के हैं उनमें से टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और ये 4 तो मेन टाइगर, ये 4 तो मेन हैं बिग कैट फैमिली के। लेकिन चीता जो होता है ये बिग कैट फैमिली का एग्जैक्टली नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसको जब बिग कैट कंजर्वेशन के लिए बात करते हैं तो इन 7 को बिग कैट के बारे में, 7 के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर 97 रेंज कंट्रीज हैं जहां पर ये मिलती हैं बिग कैट और उनको बोला जा रहा है कि वो ये इस मेंबरशिप को या अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि बिग कैट्स के जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं जहां पर ये नेचुरली मिलती हैं उनको कंजर्व करा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज भी एनवायरनमेंट सेगमेंट से ही है और ये मगर क्रोकोडाइल के ऊपर है। देखिए यहाँ पर न्यूज आई है कि राप्ती रिवर जो है उसके मगर्स पर न्यूज आई है कि ये राप्ती रिवर है उसके मगर्स जो होते हैं, क्रोकोडाइल्स जो होते हैं, उनको खतरा है। अब यहाँ पर जरा समझ, जो इंपॉर्टेंट है वो अपना वो है अबाउट दीज मगर्स। देखिए कहाँ की बात हो रही है, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। नेपाल का ये जो रॉयल चितवन नेशनल पार्क है, यहाँ से राप्ती रिवर में जो मगर है उनकी बात कर रहे हैं। और ये मगर क्रोकोडाइल जो होते हैं ये फ्रेश वाटर के क्रोकोडाइल्स होते हैं और ये जनरली कीचड़ की जो लैंड होती है, जो रिवर के किनारे छोटे आर्टिफिशियल जो मार्शेस होते हैं, छोटी मोटी लेक्स होती हैं, बील होती है, उनमें ये मगर क्रोकोडाइल मिलता है। इंडिया में 15 स्टेट्स है जहां पर ये मगर क्रोकोडाइल मिलता है और लार्जेस्ट इसकी पॉपुलेशन जो मिडिल गैंजेस कोर्स है बिहार झारखंड का, इस जगह पर ये मिल रही होती है। साथ ही साथ चंबल रिवर में भी ये मिल रही होती है। मगर क्रोकोडाइल पूरे साउथ एशिया में मिलते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एज वेल एज सम पार्ट ऑफ ईरान पर भी ये मगर क्रोकोडाइल मिल रहे होते हैं। IUCN का स्टेटस इनका वल्नरेबल होता है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये होते हैं। अब ये करंट न्यूज बोली जा रही है कि जो राप्ती रिवर है, जो घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, जो कि इंटर्न गंगा की ट्रिब्यूटरी होती है, और ये चितवन नेशनल पार्क में के पास में ये राप्ती रिवर जो है, उस वहां के जो मगर हैं उनको ह्यूमन एक्शंस जो होते हैं जैसे इलीगल फिशिंग या सैंड माइनिंग, उससे बहुत खतरा होता जा रहा है और उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है। ये अपनी न्यूज थी, तो उसी के लिए, उसी के सिलसिले में हम लोगों ने मगर क्रोकोडाइल के बारे में बात कर ली है। और अगेन इसके लिए आप जो कल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था ये आपके सामने है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर आपको बता दिया जा रहा है कि फर्स्ट करेक्ट, इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी था और सेकंड वाले का भी डी था। सो ये आज का पूरा अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस था। आई नो आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस छोटा ही था, कोई बहुत बड़ा नहीं था। सत्यजीत सर की फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए छोटा सा ही रखा गया है। उन्होंने जल्दी से बना दिया और मैंने जल्दी से रिकॉर्डिंग कर दी है। थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू।